वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 से। इसका टाइटल है रोज लिमिटेड और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। यानी जिस चीज़ के बारे में हमें कोई स्पेसिफिक रेट गिवन होगा फिर उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये 30% यूज़ कर रहे होंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर RL incurred advertising cost of rupees 15 million. This cost is to be allowed as tax deduction over 5 years from 2017 to 2021। तो यहाँ पे हमारा जो है डेफर टैक्स राइज होगा क्योंकि हम फॉरेन एक्सपेंस बना रहे हैं जबकि टैक्स वाले उसको ओवर 5 ईयर्स एक्सपेंस बना रहे हैं, तो टेम्परेरी डिफरेंस है, डेफर टैक्स वुड राइज। थर्ड है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 40 मिलियन एज एट 31 दिसंबर 2017। तो ये इनकी कैरिंग अमाउंट हो गई, विच इंक्लूड अनअर्नड कमीशन ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन। कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज़ अर्नड बाय द कंपनी। यानी जब आप नेक्स्ट ईयर में उसको अर्न कर लेंगे तो तभी आप टैक्स पे कर रहे होंगे। तो इस पे तो डेफर टैक्स राइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका भी रेवेन्यू आप नेक्स्ट ईयर बना रहे होंगे और टैक्स वाले भी नेक्स्ट ईयर ही बना रहे होंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज रुपीज़ 25 मिलियन। तो 40 में से 10 निकाल दें, बाकी 30 वर्सेज 25 से 5 का हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 17 मिलियन एज ऑन 31 December 2017 which include dividend receivable of rupees 8 million. Dividend income was taxable on receipt basis at 20% in 2017. However, with effect from 1st January 2018, dividend received is exempt from tax. तो डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम इसको एग्जेम्प्ट वाले सिनेरियो में देखेंगे अगर डेफर टैक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। और करंट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो हमने इसको डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो डिविडेंड रिसीवेबल है उसके ऊपर अगर हम डेफर टैक्स के एंगल से देखें तो हम एग्जेम्प्ट को कंसीडर करेंगे। डेफर टैक्स में फ्यूचर पीरियड में जब एसेट ने रियलाइज होना होता है तब के रेट्स को यूज़ किया जाता है। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल इज 6 मिलियन, तो इसको भी हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है, on 1st April 2017, RL invested rupees 40 million in a fixed deposit account for 1 year at 10% per annum. Interest will be received on maturity, यानी अभी आपको नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द टर्म पे मिलेगा, जो जब पूरा फॉर 1 ईयर आपने किया तो 1 ईयर के बाद मिलेगा, अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च। Interest was taxable on receipt basis at 10% in 2017. However, with effect from 1st January 2018, interest received is taxable at 15%। अब एक्चुअली जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है तो तब आपका रेट जो है वो 15% होगा, तो उसको यूज करेंगे। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन है, on 1st January 2016, a machine was acquired on lease for a period of 4 years at an annual rental of rupees 28 million payable in advance। तो एनी टू ड्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। अंडर द टैक्स लॉज ऑल लीज रिलेटेड पेमेंट्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, यानी आपको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं होना, उसकी जगह पर आपको रेंटल अलाउ होना है। डिटेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। On 1st January 2017, RL acquired a plant at a cost of rupees 250 million, तो साल के शुरू में एक्वायर किया था। It has been depreciated on straight line basis over a useful life of 6 years. RL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 50 million at the end of useful life of plant. Applicable discount rate is 8%। तो ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है इसकी हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे और उसको एसेट की कॉस्ट में भी इंक्लूड करेंगे, फिर एसेट की डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखेंगे और साथ ही जो हमारी प्रोविजन है उसमें इंटरेस्ट ओवर द ईयर ऐड हो जाएगा। On 1st July 2017, RL sold one of its 4 buildings for rupees 60 million. These buildings were acquired on 1st January 2013 at a cost of rupees 100 million each, having useful life of 30 years। तो अगर हम ईयर एंड देखें दैट इज एंड ऑफ 2017, तो 13, 14, 15, 16 एंड 17 टोटल 5 ईयर हो चुके हैं हमारे ईयर एंड तक इनको एक्वायर किए हुए, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। और एक सेल हो गई है, यानी टोटल 5 थी, टोटल तो 3 बिल्डिंग्स रह गई हैं।
The dismantling cost will be allowed for tax purposes when paid. Tax depreciation rate for all owned fixed assets is 10% on reducing balance method. Further, full year tax depreciation is allowed in the year of purchase, while no depreciation is allowed in the year of disposal. सो जो हमारे पास सिचुएशन है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ने ऑब्वियसली टिपिकली जब पे होती है तभी उसने रिकग्नाइज होना है, तो उसकी टैक्स बेस नील होगी. टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पर. और जो इसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें है कि कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट टू बी रिकग्नाइज्ड इन आरएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2017. तो हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट कैलकुलेट करना फॉर द स्टेटमेंट. तो इस क्वेश्चन में ना हमें कोई रिकन्सिलेशन बनानी है, डाटा भी इस टाइप का नहीं है, और कुछ डाटा मिसिंग है जिसकी वजह से हम करंट टैक्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. तो ऑल वी हैव टू डू इज कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स. तो अब आंसर डेवलप करते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं आंसर के लिए. तो एंटिटी का नाम हम लिख देते हैं रोज लिमिटेड. कंपुटेशन हम कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट की, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा एज ऑन 31 दिसंबर 2017. तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें एक जो वर्किंग बनानी है उसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस को कंसीडर करना होगा. तो डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, क्वेश्चन का रेफरेंस मेंशन कर देंगे ताकि बाद में अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे. कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस रुपीज़ इन मिलियन, जो कि प्रिसीशन लेवल है क्वेश्चन के अंदर, राउंडिंग ऑफ यूज हुई है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में डाटा को देखते हैं. हमारा जो फर्स्ट डाटा आइटम है दैट इज़ के 30% टैक्स रेट लेना है अदर देन जहाँ पर अदरवाइज स्टेटेड हो, जैसे एक जगह पे 15% गिवन था. तो सेकंड जो पॉइंट है अब उसको फोकस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आरएल इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ ₹15 मिलियन. अब आरएल ने तो जो एंटिटी है उसने तो इसको एक्सपेंसिव बनाना है. आई 38 में क्लियरली है कि आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते. कॉस्ट टैक्स डिडक्शन के तौर पर अलाउ नहीं है ओवर 5 ईयर्स. तो 1 ईयर की जो है आप अमाउंट माइनस कर दें तो बाकी जो 4 ईयर से रिलेटेड अमाउंट होगी वो टैक्स बेस होगी इसकी. सो इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपनी डेफर्ड टैक्स के अंदर. तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 है. इसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो निल है क्योंकि हमने इसे एक्सपेंस बनाया है, तो एसेट के तौर पे इसकी कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है. जबकि टैक्स वाले से ओवर 5 ईयर्स अलाउ करेंगे, इट मीन्स कि 15 में से 1 ईयर की डेप्रिसिएशन. अब 1 ईयर की डेप्रिसिएशन 15 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 15 माइनस 3 इट वुड बी 12. एंड इट मीन्स कि हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा. अब क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो एसेट की नेचर में है कि इसको टैक्स वाले एसेट समझ रहे हैं, हम तो इसे एसेट नहीं समझ रहे, तो कैरिंग अमाउंट 0 है, टैक्स बेस 12 है. और एसेट में अगर कैरिंग अमाउंट लोअर हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, तो वो हम नोट कर लेंगे. तो ये हमारा एक आइटम कवर हो गया. क्वेश्चन की थर्ड इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. Trade and other payables amounted to ₹40 million as on 31st December 2017, which include unearned commission of ₹10 million. Commission is taxable when it is earned by the company. यानी हम भी नेक्स्ट ईयर में रिकग्नाइज करेंगे, कंपनी भी नेक्स्ट ईयर में करेगी, तो इसका मतलब है टैक्स बेस सेम ही होगी. और दिस इंफॉर्मेशन हम अपनी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की तरफ चलते हैं. और इंफॉर्मेशन नंबर 3 की बेस पर अब हमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए. एक अनअर्न्ड कमीशन और एक जो अदर्स हैं इसके अलावा है. अब अनअर्न्ड कमीशन में जो सिचुएशन है कि उनकी कैरिंग अमाउंट 10 है और टैक्स बेस भी 10 ही होगी, लेकिन इससे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैरिंग अमाउंट माइनस रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर. तो रेवेन्यू तो फ्यूचर में टैक्स होना है क्योंकि फ्यूचर में अर्न होगा और फ्यूचर में टैक्स होना है, तो रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर 0 है. तो दैट मीन्स 10 माइनस 0 वुड बी इक्वल टू 10. और इसके ऊपर जो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है वो भी फिर 0 हो जाएगा.
जहाँ तक अदर एसेट्स की बात है तो 40 में से 10 निकाल दें तो बाकी जो आपके पेबल्स बचते हैं वो हैं 30 के। और क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि उनकी जो टैक्स बेस है दैट इज़ 25। इससे हमारे पास 5 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाता है। तो ट्रेड एंड अदर पेबल से रिलेटेड ये हमारी वर्किंग बन जाती है। इंफॉर्मेशन नंबर 4, अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू रुपीज 17 मिलियन विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ मिलियन। तो 8 मिलियन के डिविडेंड है और बाकी 9 मिलियन है। डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 20% इन 2017। हम क्योंकि डेफर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 20% रेलेवेंट है कि ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 1 जनवरी जो हमारा फ्यूचर पीरियड है ये एग्जाम्प्ट होगा। टैक्स बेस ऑफ बाकी जो एसेट है वो 6 मिलियन। सो डिविडेंड और अदर एसेट्स को देखते हैं। तो हम अदर रिसीवेबल्स को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, डिविडेंड रिसीवेबल एंड अदर देन दैट। और जो हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज 4। तो डिविडेंड रिसीवेबल की जो अमाउंट है दैट इज 8 और टोटल 17 में से 8 निकाल दें तो बाकी बच जाते हैं 9। अब डिविडेंड की अगर हम बात करें तो क्योंकि जब हम बात करते हैं टैक्स बेस ऑफ एसेट्स की और अगर उसके फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो टैक्सेबल ना हो तो उसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल होती है। तो अप्लाइंग दैट रूल हमारे पास टैक्स बेस जो है वो भी 8 आएगी और देयर वुड बी नो टेम्परेरी डिफरेंस राइजिंग। जो बाकी अदर रिसीवेबल्स हैं उनकी टैक्स बेस क्वेश्चन में गिवन है 6, विच मीन्स कि हमारे पास 3 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। तो ये अदर रिसीवेबल से रिलेटेड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर 5 है, ऑन 1 अप्रैल 2017 RL इन्वेस्टेड रुपीज 40 in a fixed deposit account for 1 year at 10% पर। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, यानी 1 साल बाद मिलेगा। इस ईयर में अभी तक हमें इंटरेस्ट नहीं मिला और इंटरेस्ट जो टैक्सेबल है वो एट 10% इन 2017, लेकिन 17 में तो रिसीव ही नहीं हो रहा। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट 15%। तो हम 15% को यूज़ करेंगे, परसेंट को नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर का रेट 15% है। और हमें जो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे अक्रूवल बेसिस पर तो वो पूरे 1 ईयर का नहीं होगा, 9 मंथ्स का होगा, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, 5th पॉइंट है क्वेश्चन का। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 40 मिलियन का डिपॉजिट है, 10% पे 9 मंथ्स के हिसाब से हमारी वैल्यू बन जाएगी 3 की। और इसकी टैक्स बेस जो है वो बेसिकली क्या होगी, क्योंकि फ्यूचर में जब रिसीव हो रहा होगा तब टैक्स लगेगा तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल हैं और एसेट के अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल हों तो उसकी टैक्स बेस इक्वल होती है फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट के। फ्यूचर में जो 3 मिलने हैं उन पे टैक्स लगना है तो डिडक्टेब जो रेलिवेंट अमाउंट है वो 3 का इनकम तो होनी है लेकिन उसके अगेंस्ट एक्सपेंस तो कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। तो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट जो है वो हमारी 0 है और इस वजह से हमारी टैक्स बेस भी 0 होगी। इस पर जो हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है वो 3 का राइज होगा और क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 a machine was acquired on lease for a period of 4 years at an annual lease rental of 20 payable in advance, interest rate implicit in the lease 10%। अंडर द टैक्स लॉज लीज रिलेटेड पेमेंट्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। टिपिकल जो लीज की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन एग्रीमेंट 2016 के स्टार्ट में और हम 2017 के एंड पर हैं, यानी 2 ईयर हो चुके हैं। तो हमें जो लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है और एसेट की कैलकुलेशन करनी है वो 2 ईयर्स की बेस पर करनी है। तो इसको पहले एक सेपरेट वर्किंग में कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो लीज लाइबिलिटी को इनिशियल रिकग्निशन जो 1 जनवरी 2016 पर होगी
28 मिलियन के हमारे 4 रेंटल्स हैं और पेमेंट इन एडवांस है, तो एन्युटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 97.63। फिर क्योंकि पेमेंट इन एडवांस है तो फर्स्ट पेमेंट हो जाएगी 28 की। तो हमारा जो बैलेंस है लीज लाइबिलिटी का वो 69.63 रह जाएगा। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना है 10% के हिसाब से, एंड दैट वुड बी 6.96। तो हमारी जो फर्स्ट ईयर के एंड पर विच मीन्स 31 दिसंबर 2016 वैल्यू 76.6 की होगी। वंस अगेन पेमेंट इन एडवांस है तो पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, टेन परसेंट के हिसाब से 4.86 बनता है। और हमारे पास 31 दिसंबर 2017 जो हमारा ईयर एंड है उस पर वैल्यू आ जाती है इंटरेस्ट को इंक्लूड करके 53.45। तो ये तो हमारे पास लीज लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई, कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेसिस की हमेशा ज़ीरो होती है। राइट ऑफ यूज एसेट की बात करें तो राइट ऑफ यूज एसेट भी इनिशियल रिकग्निशन पर तो लीज लाइबिलिटी के इक्वल ही रिकॉर्ड होगा, दैट इज 97.63। बाद में हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और क्योंकि 2 ईयर्स हो गए हैं तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और टोटल लाइफ जो है वो 4 ईयर्स है। तो दैट वुड बी 48.82। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं उसमें हम लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट लिखेंगे और राइट ऑफ यूज़ एसेट की कैरिंग अमाउंट लिखेंगे। टैक्स बेस इनकी ज़ीरो होती है क्योंकि टैक्स वाले रेंटल को मानते हैं, वो आपके एसेट या लाइबिलिटी को नहीं मानते, इसी वजह से ना डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही होती है ना वो इंटरेस्ट को अलाउ कर रहे होते हैं। सो लीज अरेंजमेंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नंबर 6 है। तो एक हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट है और एक हमारे पास लीज लाइबिलिटी है रेलिवेंट आइटम। ये दोनों हमने वर्किंग वन में स्टैब्लिश कर लिए हैं। कैरिंग अमाउंट हमने इनकी कैलकुलेट की है, राइट ऑफ यूज एसेट की 48.82 और लीज लाइबिलिटी की 53.45। टैक्स बेस तो दोनों की ज़ीरो है, तो हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट में क्योंकि एसेट है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, और लीज लाइबिलिटी में क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 53.45 का। इंफॉर्मेशन नंबर 7 पर चलते हैं और इसके फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। On 1st January 2017, RL acquired a plant at a cost of rupees 250 million. It has been depreciated on straight line basis over a useful life of 6 years. Or RL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 50 million at the end of useful life. Applicable discount rate 8%. सो इसकी भी हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि टैक्स के अंदर जो इन्होंने मेथड बताया हुआ है वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी ध्यान में रखना है। तो प्लांट को विद प्रोविजन ऑफ डीकमिशनिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्स बेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट की कॉस्ट हमें गिवन है 250 मिलियन, उसमें से हम टैक्स की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे जो कि 10% रिड्यूसिंग बैलेंस रेट है, दैट वुड बी 25 मिलियन, और हमारे पास टैक्स बेस आ जाएगी 225। नेक्स्ट हम प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की इनिशियल रिकग्निशन प्रेजेंट वैल्यू पर होगी, और 50 मिलियन क्योंकि 6 ईयर्स के बाद देने और 8% का रेलिवेंट डिस्काउंट रेट है तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास बन रही है 31.51। और ये तो साल के शुरू की वैल्यू है, तो 8% के हिसाब से ईयर एंड पर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 2.52। और हमारे पास जो
ईयर एंड पर इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी प्रोविजन की, दैट वुड बी 34.03। तो प्रोविजन की क्योंकि पेमेंट के टाइम पर आपको अलाउ होना है टैक्स में, तो इसकी जो अभी तो वो लाइबिलिटी को नहीं मानते, तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट वुड बी इक्वल टू जीरो, टैक्स बेस जीरो होगी। अब हमने प्लांट की टैक्स बेस कैलकुलेट कर ली है, लेकिन प्लांट की कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का इम्पैक्ट होगा। सो कॉस्ट जो है वो इनिशियल रिकग्निशन 250 पर होगी। इसमें हम जो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन है इसको ऐड कर देंगे, $31.51। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 281.51। इस पर हमने डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज कर लेनी है। 6 ईयर्स की लाइफ है और 1 साल हुआ इस प्लांट को लिए हुए। 46.92 की डेप्रिसिएशन और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 234.59। तो हमारे पास अब प्लांट की कैरिंग अमाउंट भी है, टैक्स बेस भी है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस हमें पता है कि ज़ीरो है। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन नंबर 7 से रिलेट करता है प्लांट। इसमें एक हमारे पास रेलिवेंट आइटम प्लांट का है, दूसरी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है जिस पर हमने वर्किंग 2 डेवलप की है। तो प्लांट की जो कैरिंग अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की दैट वाज 234.59। टैक्स बेस जो है दैट इज 225, विच मीन्स के कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है एसेट की, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कैरिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट की है 34.03। टैक्स बेस इसकी ज़ीरो होगी क्योंकि फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी है आपको कैश बेसिस पर, तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट वुड बी ज़ीरो और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा बिकॉज दिस इज लाइबिलिटी। अब 7th का ही नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन 1 जुलाई 2017 RL सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग। तो 4 में से जब बिल्डिंग सेल करी 3 बिल्डिंग्स बच गई। अब कितने की बिल्डिंग थी, कितने की सेल की, ये तो गेन का इशू है, ये करंट टैक्स को अफेक्ट करेगा। डेफर टैक्स में हम अल्टीमेट अपनी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बिल्डिंग हमें ईच की और इनकी जो यूज है वो 30 ईयर्स है। तो 2013, 14, 15, 16, 17 5 साल हो चुके हैं और 300 इनकी कॉस्ट है। कैरिंग अमाउंट हमने सिंपली ऐसे कैलकुलेट करनी है, जो लाइफ है उसकी बेस पर 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और 10% टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास टैक्स बेस भी आ जाएगी। तो इसको हम सिंपली शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन नंबर 7। अब इसका लॉन्ग वे तो ये है कि हम 300 में से 5 साल की जो है डेप्रिसिएशन लेस करें और फिर कैलकुलेशन करें। अदरवाइज हम डायरेक्ट 25 ईयर्स की क्या वैल्यू होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300 डिवाइड बाई 30 इंटू 25, विच मीन्स कि हम कह रहे हैं कि 5 साल की वैल्यू कम कर दें और 25 ईयर्स की जो बाकी वैल्यू उसको हम ले लें, तो दैट वुड बी 250। इसको अल्टरनेटिवली आप 300 में से 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लेस करके भी निकालेंगे तब भी 250 आएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है टैक्स के अंदर 10%। 10% का मतलब ये है कि एसेट ने रिफ्लेक्ट होना है अपनी वैल्यू का 90% पर और ऐसा 5 ईयर्स तक कंजेक्टिवली होना है। तो अगर हम शॉर्टकट यूज करते हैं कि 300 इंटू 90% और 0.90 रेज टू पावर 5 यानी 5 साल तक वो 90% से मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी दैट इज 177.15। अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि 300 की कॉस्ट लें और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 5 ईयर्स तक कैलकुलेट करें, तो फिर आपके पास आफ्टर 5 ईयर्स जो फिगर आएगी दैट वुड बी सेम 177.15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है
तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज हो रहा है 72.85 का, और क्वेश्चन के तमाम जो हमारे टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस थे वो यहाँ पर अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो जब हम डिडक्टेबल और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो अब हमारा काम है कि हम डेफर्ड टैक्स उस पर कैलकुलेट कर लें। तो डेफर्ड टैक्स जो वर्किंग होगी और फिर लाइबिलिटी एसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर रेट 30% है, लेकिन एक आइटम ऐसा है जिस पर हमारा रेट जो होना था दैट वाज बिट डिफरेंट, और वो है 15% ऑन द इंटरेस्ट। तो पहले हम इंटरेस्ट की ऊपर ही टैक्सेबल जो टेम्परेरी डिफरेंस है उसको ले लेते हैं। इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उस पर आप देख सकते हैं कि हमारा 3 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो 3 का 15% जो रेलिवेंट रेट है, इट वुड बी लाइबिलिटी ऑफ 0.45। जो बाकी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं उनके ऊपर हम 30% का रेट लेंगे। अब बाकी जो हैं हमारे पास अमाउंट्स, उसमें 3 ये जो अदर रिसीवेबल की है, उसके बाद राइट ऑफ यूज एसेट 2 आइटम्स हो गए, उसके बाद प्लांट 3 आइटम हो गए, और बिल्डिंग 4 आइटम्स हो गए। तो इन 4 आइटम्स पे हम एक साथ 30% ले लेंगे, दैट वुड बी 40.28। और अब हम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे ले लेते हैं। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। 12 का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर है 1, फिर अदर पेबल में है 2 आइटम्स हो गए, लीज लाइबिलिटी पे 3rd आइटम, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग पे 4 आइटम। तो 4 आइटम्स जो हैं इनको हम ऐड कर लेंगे और इन पे 30% कैलकुलेशन कर लेंगे। दैट वुड बी डेफर टैक्स एसेट, क्योंकि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 31.34। और नेट करते हैं हम लाइबिलिटी और एसेट का टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पर, दैट वुड बी 9.38 मिलियन। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये थी कि हम डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कैलकुलेट करें, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, और यहाँ वर्किंग में हम हर आइटम पे अलग अलग कैलकुलेशन भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहले ही हमने स्टेप में काम क्या करना है कि टेम्परेरी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लेने, एंड वंस दोज आर आइडेंटिफाइड तो फिर डेफर टैक्स की कैलकुलेशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 12 इनकम टैक्सेस से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्प्रिंग 2019 की अटैम्प्ट से रिलेटेड है। दैट इज, टाइटल है इस क्वेश्चन का ट्राइएंगल लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ट्राइएंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017, यानी 2017 इसका फर्स्ट ईयर है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो 2017 फर्स्ट ईयर उनका एंड हुआ होगा, फिर 2018 के एंड पर जो है सेकेंड ईयर एंड हो रहा है, और फिर हमसे उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का डाटा दिया हुआ है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, अदर इनकम, और 7th इन्फॉर्मेशन फिर जो है वो बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। फिर 8th इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेबल टैक्स रेट्स गिवन है, और 2018 के अंदर ये बात बताई हुई है कि रेट जो हैं वो चेंज हुए हैं थ्रू द फाइनेंस एक्ट, जो कि इनेक्ट हुआ है 10 जनवरी 2018। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2017 की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए जो रेट्स का चेंज होना है वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ईयर एंड के बाद जब रेट्स चेंज होते हैं तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होते हैं। तो 2017 की जो कैलकुलेशन है वो रिवाइज रेट पर नहीं की जाएंगी, वो प्रीवियस रेट पर ही की जाएंगी। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, इसको देखते हैं। टिपिकल क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट IAS 12 में होती है वो यही होती है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन TL's ट्राइंगल्स लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended 31st December 2018 and a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit। अब 17 का तो कोई ओपनिंग डाटा है ही नहीं क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ही तब हुई है, लेकिन 18 के लिए 17 का जो डाटा है वो हमारा ओपनिंग भी बन जाएगा। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली कंपेयर की बात कर, तो 2018 के साथ साथ हम 2017 की जो है डिस्क्लोजर नोट भी डेवलप कर रहे होंगे। कंपुटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी,
तो हर टेम्परेरी डिफरेंस जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो भी बन रहा होगा टैक्सेबल होगा तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स एसेट आएगा। और ये भी हमने दोनों साल 2017 और 18 के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। स्टेप वाइज चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन के पार्ट ए को रिक्वायरमेंट को डेवलप कर लेते हैं। एंटिटी का नाम ट्रायंगल लिमिटेड। हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 और जो हम डाटा प्रेजेंट करेंगे वो 2018 के साथ क्योंकि कंपैरेटिव भी बनाना है तो 2017 का डाटा भी बना लेंगे। इसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे करंट टैक्स को और डेफर टैक्स। इसके अलावा हमें रिकन्सिलेशन बनानी है जिसमें हम रिलेशनशिप शो करते हैं टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट का। तो ये दो तरीके से बन सकती है। एक तो रुपीज़ में न्यूमेरिकल रिकन्सिलेशन बनती है जिसमें हम टैक्स एट एप्लीकेबल रेट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको रिकनसाइल करेंगे विद टैक्स एक्सपेंस। और एक अल्टरनेटिव तरीके से बन सकती है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम कोई सा भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर दोनों मेथड्स एक साथ कवर कर रहे हैं। तो दूसरा जो वे है इस रिकन्सिलेशन को बनाने का वो परसेंटेज में बनाने का है। तो सेम जो है एप्लीकेबल टैक्स रेट लेंगे, यानी टैक्स नहीं इटसेल्फ जो रेट परसेंटेज है वो लेंगे और उसको फिर हम रिकनसाइल करेंगे विद एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। तो ये हमारे क्वेश्चन की जो है रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी और हम 2018 और 17 दोनों के लिए ये कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि हम पार्ट वाइज कैलकुलेशन करने के बजाय, क्योंकि हमें डेफर टैक्स की फिगर भी तभी मिलेगी जब हम पार्ट बी को सॉल्व कर रहे होंगे, तो पार्ट बी भी साथ के साथ डेवलप कर लेते हैं। तो पार्ट बी का फॉर्मेट डेवलप करेंगे। एंटिटी का नाम है ट्रायंगल लिमिटेड। कंप्यूटेशन ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमने करनी है और इसमें क्योंकि कंपैरेटिव भी हमने कैलकुलेट करना है तो हम जो कैलकुलेशंस हैं वो 2018 की बनाएंगे, लेकिन साथ ही कंपैरेटिव भी करना है तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम 2017 के लिए भी कैलकुलेशंस बना लेते हैं। तो जो कॉलम्स हैं हमारे पास कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस और क्योंकि रेट क्वेश्चन में गिवन है 35% का रेट जो है वो 2018 में है और 30% का रेट 17 में है। तो इसकी बेस पर हमने 18 में 35% और 17 में 30% पर ये फॉर्मेट डेवलप कर दिया। इसके अलावा हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करना होगा, तो करंट टैक्स के लिए हम एक वर्किंग डेवलप कर लेंगे। तो सिंपली इसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और स्टेप वाइज जो है टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ चलेंगे ताकि करंट टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकें। सो फॉर्मेट को डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं और स्टेप वाइज हर इंफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹125 मिलियन और लास्ट ईयर का 110 मिलियन था। तो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हम पहले करंट टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। रेफरेंस हमने क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसका दे दिया। तो 2018 में दैट इज़ 125 मिलियन और लास्ट ईयर में द अमाउंट वाज 110 मिलियन। फर्दर इसका जो इम्पैक्ट है इस पे जो टैक्स एट एप्लीकेबल रेट है वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारे पास जो करंट ईयर का रेट है वो 35% है और कंपैरेटिव पीरियड का जो रेट है वो 30% है। तो प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो हमारी फिगर होती है टैक्स एट एप्लीकेबल रेट की। तो उसको इनकॉर्पोरेट हम कर लेंगे। तो हमारे पास 125 इंटू 35% आ जाएगा
43.8 मिलियन, और 110 जो कंपेरेटिव है उस पर 30% रेट है, तो दैट वुड बी 33 मिलियन। इसी तरह परसेंटेज में हम एप्लीकेबल टैक्स रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं, 35% एंड 30%। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की और टैक्स डेप्रिसिएशन की। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो 25 मिलियन है और लास्ट ईयर 18 मिलियन थी। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 21 मिलियन है और लास्ट ईयर 42 मिलियन थी। तो पहले इनका इफेक्ट हम जो है करंट टैक्स में ले लेते हैं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानेंगी तो उनको हम ऐड बैक कर देंगे, और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ करेंगी तो वो हम लेस कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3 का रेफरेंस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 25 एंड 18 है करंट ईयर एंड लास्ट ईयर की रिस्पेक्टिवली, और टैक्स डेप्रिसिएशन इसी तरीके से 21 एंड 42 है रिस्पेक्टिवली। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दी और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दी। अब इसका जो इम्पैक्ट है इस इंफॉर्मेशन का डेफर टैक्स पर, उसको भी साथ के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हम 2017 की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डाटा नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा है, तो उसकी बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस 2 एंड 3 है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 की है अकाउंटिंग के हिसाब से, और टैक्स जो है वो 42 है। ये लास्ट ईयर का डाटा है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है। इस बेस पर हमारे पास जो टेम्परेरी डिफरेंस आता है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड एसेट जो होता है उसमें कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट से अपोजिट रूल अप्लाई होंगे। इसमें कैरिंग अमाउंट कम है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। तो हमारे पास 24 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाता है। उस पर हम 30% अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड बी 7.2 मिलियन। अब अगर हम बात करते हैं करंट ईयर की, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स सेम है 2 एंड 3rd पॉइंट, लेकिन अब हमारी कैरिंग अमाउंट क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी, तो क्योंकि उन्होंने हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन दी हुई है, 2 साल हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लास्ट ईयर और करंट ईयर की कंबाइन कर देंगे तो 18 + 25 कैरिंग अमाउंट में बन जाएगा 43, और टैक्स बेस में 42 + 21 दोनों सालों का ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 63। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। वंस अगेन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है और कैरिंग अमाउंट जो है वो कम है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा 20 का। इस पर 35% टैक्स रेट लेंगे तो दैट वुड बी ₹7 मिलियन। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 4 पर चलते हैं। रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन पेमेंट बेसिस, यानी टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। रेंट एक्रूड एज एट 31 दिसंबर 2018 अमाउंटेड टू ₹1 मिलियन, और लास्ट ईयर में ये फिगर 3 मिलियन थी। तो जो एक्रूवल बेसिस पर आपका जो रेंट है उसको वो रिकग्नाइज नहीं करते, वो पेमेंट बेसिस पर रिकग्नाइज करते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो लास्ट ईयर जो हमारा एक्रूवल था वो लास्ट ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा, वो इस साल हमने पे किया होगा, वो इस साल में अलाउ हुआ होगा, और जो इस साल का एक्रूवल है वो इस साल में नहीं अलाउ होगा, तो वो एड बैक कर देंगे टैक्स वाले। तो इस इंफॉर्मेशन का जिसमें से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, करंट ईयर में अमाउंट 1 मिलियन है और लास्ट ईयर में अमाउंट 3 मिलियन है, तो इसका करंट टैक्स पर और फिर बाद में हम डेफर टैक्स पर इम्पैक्ट लेते हैं। सो करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो इम्पैक्ट हमारा ये आएगा कि लास्ट ईयर में तो हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि टैक्स वाले एक्रूड रेंट को नहीं मानते 3 का, लेकिन वही रेंट हमने करंट ईयर में पे किया होगा, लास्ट ईयर वो पेएबल था, इस साल वो पे हो गया होगा, तो इस साल में वो अलाउ हो जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस। तो ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन नंबर 4 से। फिर इस साल का जो हमारा रेंट है एक्रूड वो ऐड बैक होगा क्योंकि टैक्स अथॉरिटी उसको एक्रूवल बेसिस पर नहीं मान रही, वो कैश बेसिस पर मानेंगी, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे 1। तो जो ट्रीटमेंट लास्ट ईयर के लिए थी वही करंट ईयर के लिए, लेकिन जो लास्ट ईयर में चीज़ आपकी ऐड बैक हो रही थी वो इस साल में पेमेंट के टाइम पर अलाउ हो जाएगी। अब इसका हमें इफेक्ट डेफर टैक्स के अंदर लेना है। तो डेफर टैक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक्रूड रेंट इंफॉर्मेशन नंबर 4 की बेस पर इस साल में हमारे पास है 1 का। अब एक्रूड रेंट की टैक्स बेस क्या हो, जो चीज़ पेमेंट बेसिस पर अलाउ होती है एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसकी टैक्स बेस नील होती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्रूड रेंट को देखें तो इट इज़ योर लाइबिलिटी, और कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट इज द फार्मूला फॉर टैक्स बेस। तो फ्यूचर में जब पेमेंट करेंगे तब डिडक्शन मिलेगी, तो 1 में से 1 की डिडक्शन मिल जाएगी, 1 - 1 = 0।
सो हमारे पास जो इस लाइबिलिटी पर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 1 का, और इस पर हम लाइबिलिटी 35% पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.35। ओपनिंग टाइम पर सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास लास्ट ईयर की अमाउंट है 3। वंस अगेन टैक्स बेस वुड बी नील, और टेम्परेरी डिफरेंस जो है हमारे पास आ जाएगा 3 का डिडक्टेबल, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और 30% के हिसाब से 0.9 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट इस पर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव में लिख रहे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली लाइबिलिटी की फिगर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो डिडक्टेबल पर जो है वो एसेट बन रहा होगा, तो 0.9 का ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्रूड रेंट का इम्पैक्ट लेने के बाद अब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज आल्सो अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन पेमेंट बेसिस, और प्रीपेड इंश्योरेंस एज एट 31 दिसंबर 2018 अमाउंटेड टू ₹5 मिलियन, और लास्ट ईयर में अमाउंट 4 मिलियन थी। तो रेंट में अक्रूवल वाला इशू था, इंश्योरेंस में सिमिलर मैटर है, लेकिन यहाँ पे प्रीपेमेंट का इशू है। तो हमारे पास करंट ईयर और लास्ट ईयर की फिगर है 5 एंड 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। पहले करंट टैक्स में इफेक्ट ले लेते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमें लास्ट ईयर में अलाउ हो गई होगी 4 की एक्स्ट्रा, तो वो टैक्स अथॉरिटीज आपको जब एक्सपेंस अलाउ कर देंगी तो प्रॉफिट में से वो लेस कर देंगे। लेकिन इस साल में आपने उसको एक्सपेंस बनाया होगा, लेकिन टैक्स वाले उसको इस साल में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, तो इस साल में वो ऐड बैक हो जाएगा। दैट वाज फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 5। अब करंट ईयर की जो प्रीपेमेंट है वो हमने तो एक्सपेंस नहीं बनाई होगी, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको एक्सपेंस के तौर पर अलाउ करेंगी, क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं, बेशक एडवांस में पेमेंट की। तो 5 इस साल हमें डिडक्शन मिल जाएगी। बात करते हैं अब हम डेफर टैक्स की। तो डेफर टैक्स के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट जो है करंट ईयर में दैट इज़ 5। वंस अगेन टैक्स वाले जिस चीज़ को पेमेंट बेसिस पर मानते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी टैक्स बेस 0 होगी। टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 5 वुड राइज यहाँ पे, क्योंकि प्रीपेमेंट एसेट है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, इस पर 35% टैक्स ले लेते हैं, तो हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 1.75 की। लास्ट ईयर में सिमिलर अप्लाई कर लेते हैं। 4 की वैल्यू थी, टैक्स बेस नील ही होगी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, और 4 का 30% 1.2 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ₹10 मिलियन, और लास्ट ईयर अमाउंट 7 मिलियन थी, और डिविडेंड ऑफ ₹6 मिलियन, और लास्ट ईयर अमाउंट 8 मिलियन थी। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको हम अपनी इनकम से एक्सक्लूड कर दें, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स की वन है। सो इनको हम इस कैलकुलेशन से फॉर द टाइम बीइंग अपनी जो है वो माइनस कर देंगे, ताकि इसकी कैलकुलेशन को हम बाद में जाकर अलग इनकम के तौर पे अलग रेट पर कैलकुलेशंस कर सकें। तो रेट्स की तरफ हम बाद में जाएंगे। अभी इन्फॉर्मेशन नंबर 6 को यूज़ करते हुए हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड को बाकी इनकम से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी इनकम का रेट डिफरेंट है और डिविडेंड और इंटरेस्ट का रेट जो है वो डिफरेंट है। सो करंट टैक्स में इसका इफेक्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम को लेस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट रेट पर है, और डिविडेंड को भी लेस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट रेट पर है। ये इंफॉर्मेशन नंबर जो है 6 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। अमाउंट्स जो हैं वो करंट ईयर की 10 और लास्ट ईयर की 7 फॉर इंटरेस्ट, और डिविडेंड के लिए 6 एंड लास्ट ईयर की 8। सो इन पर हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे जब हम रेट्स को देखेंगे। इंफॉर्मेशन जिसमें बोरिंग कॉस्ट बताई हुई है कि ऑफ ₹2 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018 on an under construction building. Building cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred. Borrowing cost is allowed for tax purposes in the year in which it is incurred. तो बोरिंग कॉस्ट जो है आपको टैक्स वाले एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने उसको कैपिटलाइज किया है, एसेट बनाया हुआ है।
तो हमने अपने प्रॉफिट और लॉस में उसको एक्सपेंस नहीं बनाया, बट टैक्स के हिसाब से हमें उसे एक्सपेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन में हम इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो सिर्फ करंट ईयर में इफेक्ट आएगा 2 का, और दूसरी तरफ इस पे डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट भी ले लेते हैं। तो करंट ईयर में ये हमारी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट है, इंफॉर्मेशन 7, 2 की अमाउंट, 2 मिलियन की अमाउंट जो है वो हमने कैपिटलाइज की है, टैक्स वालों ने उसको एक्सपेंस बना दिया तो उसको एसेट नहीं मानते। हमारा 2 का टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस राइज होगा, और इसकी वजह से जो टैक्स राइज होगा दैट वुड बी 2 इंटू 35% 0.7 मिलियन। सो एट दिस पॉइंट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास रेट वाली इंफॉर्मेशन है, और रेट की वजह से जो जो इम्पैक्ट आएगा उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो डिविडेंड का रेट जो है करंट ईयर में सेम 35% है, लास्ट ईयर में इट वाज जस्ट 20%। इंटरेस्ट इनकम इस साल में एग्जाम्प्ट है, एंड लास्ट ईयर इट वाज 30%, जबकि अदर इनकम्स में भी रेट 30% से 35% की तरफ जा रहा है। तो हम डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर जो रेलिवेंट रेट्स गिवन है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले हम अपने करंट टैक्स को फाइनल करते हैं। तो टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास ये 2018 के अंदर टोटल आ रहा है 108, और 2017 में हमारे पास टोटल आ रहा है 70 का। तो ये सारे अमाउंट्स को जो है इम्पैक्ट लेने के बाद हमारे पास फिगर आ जाती है। अब हमें इन फिगर्स के ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेट करना है, करंट टैक्स एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 10 और 7 की है, और इसके जो रेट्स हैं वो एग्जाम्प्ट और 30 है। तो बेस्ड ऑन दैट 10 को 0% से क्योंकि एग्जाम्प्ट है और लास्ट ईयर 30% का रेट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टैक्स कैलकुलेट हो जाता है करंट ईयर में 0 एग्जाम्प्ट होने की वजह से, और लास्ट ईयर में 2.1। फिर हम डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड की इनकम 6 और 8 की है। तो इसके ऊपर जो रेट्स हैं वो 35 और 20% है रिस्पेक्टिवली, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो 6 पे 35% जो करंट ईयर की वैल्यू थी, और लास्ट ईयर की 8 पे 20%, दैट वुड बी 2.1 एंड 1.6। अब जो बाकी इनकम हमारी बच जाती है इसके ऊपर हमारा बाकी टैक्स लगेगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है 35% एंड 30%। तो 108 पे 35% और 70 पर 30%, 37.8 एंड 21 रिस्पेक्टिवली अमाउंट आ जाती है। अब हम अपना करंट टैक्स का फाइनल टोटल ले लेते हैं 39.9 एंड लास्ट ईयर में 24.7। ये फिगर हमें अपने नोट के अंदर पार्ट ए के अंदर शो करनी है। अब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में रेट से रिलेटेड इश्यूज अभी नहीं है, तो लेकिन उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो हमारे पास जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट वुड बी 9.1 बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन, और लास्ट ईयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7.2, 0.9 और 1.20 मिलाकर 7.5 आ जाएगी। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। अब लास्ट ईयर तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ज़ीरो होगा, रीज़न बीइंग के हमारा फर्स्ट ईयर था 2017 जब एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई, तो हमारा एक्सपेंस भी जो है वो 7.5 आ जाएगा। तो ये हमें एक्सपेंस मिल गया। लेकिन करंट ईयर के अंदर जब हम ओपनिंग बैलेंस की बात लेंगे तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, और हमारे पास जो एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि 7.5 से लाइबिलिटी बढ़ के 9.1 हो गई तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इट मीन्स के एक्सपेंस है 1.6। तो करंट ईयर का एक्सपेंस 1.6 है और लास्ट ईयर का एक्सपेंस 7.5 है। इनको भी हम अपने नोट के अंदर मेंशन कर देते हैं। टोटल कर लेते हैं। तो करंट ईयर का टोटल 41.5 है, और लास्ट ईयर का जो टोटल है वो 32.2 है। अब हमारी रिकन्सिलेशन की बात आती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी जो है एक इंटरेस्ट इनकम है जो करंट ईयर में एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड पे जो है रेट का फ़र्क है,
और उसके अलावा ओवरऑल भी हमारा रेट चेंज हो रहा है। तो इन इम्पैक्ट्स को ज़रा वन बाय वन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड पर हमें ये रेट दिया हुआ है कि इस साल तो डिविडेंड का रेट भी 35% है और बाकी इनकम का रेट भी जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो भी 35% है, तो ये तो कोई डिफरेंस राइज नहीं होगा। लेकिन लास्ट ईयर में 10% का फ़र्क है। जब नॉर्मल इनकम 30% पे टैक्स हो रही थी तो डिविडेंड 20% पे टैक्स हो रहा था, तो इसका मतलब है कि 10% का फ़र्क है और इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। सो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम कहेंगे कि लोअर रेट की वजह से कम टैक्स लगेगा तो लेस कर देंगे। ये सिर्फ लास्ट ईयर में इफेक्ट है, तो इस साल में तो इफेक्ट हमारा ज़ीरो आ जाएगा। लास्ट ईयर में 8 की अमाउंट है और 10% कम टैक्स देना पड़ा, दैट वुड बी 0.8। इसको अगर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करते हैं सेम चीज़ को, तो वो जो 0.8 की हमारे पास अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दैट इज़ 110 इंटू 100, ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, दैट वुड बी 0.73। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट में लास्ट ईयर का तो 30% सेम है, देयर इज़ नो इशू। करंट ईयर में इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्प्ट इनकम की वजह से ऑब्वियसली एक रिकन्सिलेशन का आइटम क्रिएट होता है, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब एग्जाम्प्ट इनकम होने की वजह से टैक्स नहीं लग रहा उस इनकम पे, तो हमारा जो टैक्स है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो 10 की अमाउंट है करंट ईयर में इंटरेस्ट की, उस पर 35% ले लेंगे और लास्ट ईयर की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो 10 का 35% वुड बी 3.5। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो हमने ये अमाउंट रिकॉर्ड की है 3.5 की, प्रॉफिट है इस साल का 125 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, एंड दैट वुड बी 2.8। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ओवरऑल टैक्स रेट है वो भी 30% से बढ़ के 35% हो गया है। तो पिछले साल तक के जो भी हमारे टेम्परेरी डिफरेंस थे वो पहले 30% पे मैयर हो रहे थे, वो भी अब जो है 35% पे मैयर हो रहे हैं। तो हमारी जो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी दैट वाज 7.5, इस पर हमें एडिशनल 5% रेट के चेंज की वजह से इंक्रीज को फेस करना पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट भी हम रिकन्सिलेशन में डाल देंगे। अब रेट बढ़ गया है, इस वजह से ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसे ऐड करेंगे 7.5 इंटू 5/30, यानी पहले ये 30% को रिप्रेजेंट कर रहा था, 5% इसमें इंक्रीज लेना है, तो 30 से डिवाइड किया 1% की वैल्यू आई, 5 से मल्टीप्लाई किया 5% इंक्रीज की वैल्यू आ गई, दैट इज 1.25। सेम चीज़ को अगर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इन परसेंटेजेस, तो जो हमने ये अमाउंट निकाली है 1.25 एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 125 इंटू 100, ताकि परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, तो दैट वुड बी 1% एग्जैक्टली। अब अगर हम टोटल्स करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो रिकनसाइल हो रहे हैं, जो टैक्स एक्सपेंस के साथ ये रिकनसाइल होना चाहिए। तो हमारा करंट ईयर का जो टोटल है वो आ रहा है 41.5 और लास्ट ईयर का आ रहा है 32.2, और ये इक्वल होना चाहिए करंट एंड डेफर्ड टैक्स के टोटल एक्सपेंस के साथ, तो ये मैच हो गया। परसेंटेज वाइज भी हम देख लेते हैं, तो हमारी जो परसेंटेज यहाँ टोटल की बेस पर कैलकुलेट हो रही है, तो करंट ईयर में 33.2% और लास्ट ईयर में 29.27%। और फार्मूला जो हमें लगाना होता है जिससे एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट आता है वो होता है कि टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस अगर हम निकालते हैं 41.5 डिवाइड बाय प्रॉफिट हमारा था 125 का, तो 41.5 डिवाइड बाय 125 ये भी हमारे पास बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ये 33.2% ही आ रहा है। और लास्ट ईयर का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 32.2 डिवाइड बाय 110, तो दैट वुड बी 29.27। तो रिकन्सिलेशन भी मैच हो गई है हमारी और हमारा डिस्क्लोजर नोट भी बन गया है। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि डेफर्ड टैक्स हर एसेट पर हम और हर लाइबिलिटी पर अलग से बताएं जिस पे टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहे हैं, तो वो कंपैरेटिव के साथ बताने थे, दैट हैज़ बीन कवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।